Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेव्स का क्लास 11th में जो हमारा वेव्स है उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, आई होप कि कनेक्शन हम लोग का अच्छा हो, मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ क्लियरली एकदम पहुंच रही हो ना। एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप लोग कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, तो हम लोग क्लास को आगे प्रोसीड कर देते हैं स्मूथली, है ना। ठीक, और टू वे कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लास में मज़ा आएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन हमारा बना रहे, है ना। बीच बीच में मैं भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्विजेस दूंगा जो आप लोग तुरंत उसके आंसर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं रहेंगे, ना, मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, तो कृतिका धीमन ने भी ज्वाइन कर लिया है। ओके, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है, चलिए अच्छी बात है। तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज का हम लोग का जो नया टॉपिक है वो है, पिछले टॉपिक को हमने एसएचएम कवर किया। ठीक, एसएचएम की बेसिक चीज़ें पढ़ी, इक्वेशंस पढ़ी किस तरीके से, और ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे करते हैं, उनका नया टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। और एसएचएम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी है जिनका यूज़ हम वेव्स में भी करेंगे। लाइक हम लोगों ने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी एसएचएम में, कि एसएचएम की कोई भी जनरल इक्वेशन जो है दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, है ना। इस तरीके से करके हम लोगों ने जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। तो वो चीज़ें जो है हम लोग के यहाँ पे भी उतना ही काम देगी। ठीक, और आई होप कि आप सभी लोगों को वो सारी बेसिक चीज़ें याद भी होगी। अगर नहीं भी याद है तो ठीक है, एक बार लेक्चर जाके एसएचएम का फिर से देख लीजिए, है ना। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी तो आई होप कि सभी लोगों ने लेक्चर्स देखे होंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी लोगों तक क्लियरली पहुँच रही है। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है वेव्स। ठीक, तो वेव्स तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि वेव्स ऐसी बनती है ना, वेवी पैटर्न में चलता है जो चीज़, उसको हम लोग वेव्स बोल देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि बचपन में हम लोगों ने स्ट्रिंग के साथ काफ़ी खेला है ना। स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलरली मोशन में स्ट्रिंग जो है वैसे वेव पैटर्न में ट्रैवल करती है ना। स्ट्रिंग वेव पैटर्न में ट्रैवल करती है तो उसको हम लोग बोलते थे कि हाँ, ये हमारी स्ट्रिंग जो है ये तो वेव पैटर्न में जा रही है। ठीक, और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, जैसे बचपन में जो हम लोगों ने वेव पैटर्न देखे उसमें, जैसे पानी में आप लोगों ने, है ना, पत्थर ऐसे डाल के देखा होगा कि पानी में हम लोग पत्थर फेंक देते तो ना कि ऐसे ऐसे वेव्स उठी सर्कुलर। एसएचएम कंप्लीट हो गया। हाँ, मोस्टली एसएचएम कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं डाउट ग्रुप में, है ना। कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो क्या कहा हमने कि जैसे पानी में हम पत्थर डालते थे तो वहां कैसे रिपल्स बनते हैं, है ना। रिपल्स बनते हैं इस तरीके के वेवी पैटर्न में, एक जगह से दूसरी जगह पे वो रिपल्स ट्रांसफर होते हैं। तो ये सारे जो एक फिक्स पैटर्न ऑफ पाथ है या मोशन हो रहा है ना, जिसमें वेवी नेचर बन रहा है। ऐसा वेव या कर्व हम कह सकते हैं, एक फिक्स पैटर्न का कर्व मिलता है, उसी चीज को हम लोग वेव्स का नाम देते हैं। ठीक, इसमें वेव्स हम पहचानेंगे कैसे, बेसिकली कि वेव्स होगा क्या। तो वेव्स हम कह सकते हैं कि एक तरह का फिनोमेना है इन विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर इन अ फिक्स्ड पैटर्न, है ना। कि एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हो रहा है, बट किसी एक्चुअल मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बेसिकली जैसे मोशन होता है या कोई भी चीज हम लोग जो देखते हैं उसमें होता क्या है कि हमको एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है तो कराते हैं, है ना। मैटर को ट्रांसफर कराते हैं कि जैसे लेटस से कि कोई भी चीज हो, गर्म पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो हम
या तो हम खुद लेके जाएंगे या फिर किसी रोबोट या समथिंग लाइक मटेरियल का यूज करके उस एनर्जी को, जो हीटेड जो भी सब्सटेंस है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाएंगे तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी, बट उसमें क्या हुआ कि मैटर भी ट्रांसफर हो गया। बट वेव्स एक ऐसे फिनोमिनन होती है ना, जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफर हो जाती है बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्या कहा हम लोगों ने कि मैटर का ट्रांसफर हुए बिना एनर्जी का जब ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसा जो फिनोमिनन है उस फिनोमिनन को हम लोग वेव्स बोलते हैं। ठीक, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल तो है कि एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, उसको ट्रांसफर करते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि वायर हमारा लगता है ना, इस पॉइंट से उस पॉइंट तक वायर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट वाला वायर हमारा पूरा पूरा उस पॉइंट वाले वायर तक पहुंच जाएगा और वायर ने ही ट्रांसफर किया। यानी कि वो जो मैटर है वो खुद ट्रांसफर नहीं होता, वो मैटर जहां है वहीं रहेगा, है ना, वायर का ये वाला एंड यही रहेगा और वायर का नेक्स्ट एंड वहीं रहेगा और उनके बीच में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि नॉर्मल में वे में हम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो उसका फिजिकल ट्रांसफर होना जरूरी, फिजिकल ट्रांसफर इज नॉट नेसेसरी, कि जो हमारा एनर्जी है ना, उसको जो भी कैरी कर रहा है वो फिजिकली ट्रांसफर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो बचपन से हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे स्ट्रिंग वेव हो गया, जो रस्सी पे हम लोग वेव्स बनाते हैं, है ना, दोनों एंड पकड़ के ऐसे दो दोस्त या भाई बहन छोटे जब होते हैं तो ऐसे कैसे रस्सी को पकड़ के, है ना, एक पर्टिकुलर मोशन देते हैं तो उससे स्ट्रिंग वेव्स जनरेट होती है। ठीक, दूसरा हमारा साउंड वेव है, जैसे हम लोग साउंड सुनते हैं, है ना, इसके बारे में साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव्स के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो साउंड वेव में होता क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, हम लोग बोलते हैं तो हमने क्या किया कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया आसपास के माहौल में, यानी कि जैसे ही हमने बोला, ठीक, तो बोलते वक्त आपने लिपसिंग की है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने लिपसिंग की है और थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में जाए तो यहाँ पे एक साउंड बॉक्स लेरिंग्स करके होता है ना, वो क्या क्रिएट करता है कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है आपके माउथ में जो एयर है और बाहर जो एयर है उस एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है ना। कैसा डिस्टरबेंस, ऐसा समझ लो कि एक स्प्रिंग, एक पंचिंग कस के जो है कि बॉक्सिंग की उसके सामने, तो वो कैसा डिस्टर्ब हो जाएगा पंचिंग बॉक्स, पंचिंग बैग। या फिर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने, स्प्रिंग है या आयरन की रॉड है, उसको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके छोड़ दिया तो वो कैसे वाइब्रेट करेगी, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। तो सेम इसी तरीके का डिस्टरबेंस जब हम बोलते हैं तब भी क्रिएट हो जाता है ना। तो हम लोगों ने साउंड वेव में देखा कि क्या होता है बेसिकली, कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो हमारी लिपसिंग जो है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, है ना, वाइब्रेट करती है या डिस्टरबेंस क्रिएट करती है एयर को। तो एयर पार्टिकल में एक बार डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, अब जैसे हमने बोला तो मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया, है ना, प्रेशर या फिर हवा जो है, जैसे फूंक मारी, ऐसे कह लो कि जैसे कस के फूंक मारते हैं तो ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, थोड़ा बोलेंगे तो कम क्रिएट होगा, बट क्रिएट तो होगा। तो वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो नेक्स्ट एयर को क्या जाके स्ट्राइक करेगा, है ना। अब वो एयर जो स्ट्राइक हुई है वो एयर, है ना, जिस एनर्जी से मैंने बोला है उस एनर्जी को, है ना, नेक्स्ट लिप्स के जस्ट बाद में जो एयर है वो पूरी पूरी उस एनर्जी को लेके दूसरा पर्सन जो है जिसको हमें बोलना उसके कानों में नहीं जाती है ना। वो पूरी जो पार्टिकल समझ सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो हमारे लिप्स के जस्ट आगे है, वो पूरा उस साउंड एनर्जी को ट्रैवल करके दूसरे के कानों तक नहीं लेके जाती है। वो क्या करती है, वो एनर्जी को जस्ट थोड़ा आगे ट्रांसफर कर देती है ना। फिर उसके आगे जो पार्टिकल्स होंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, इस एनर्जी को लेंगे और वो भी फिर अपने आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि वो सब पार्टिकल्स अपने कुछ फिक्स्ड पोजीशन से थोड़ा बहुत जरूर हिल सकते हैं, बट वो अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएंगे, है ना। अपने जो रीजन है उस रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में नहीं जाएंगे। तो एक्चुअल में मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। वाटर वेव्स तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, है ना, कि वाटर वेव्स में जैसे वेव्स उठती है सी या ओशियंस के किनारे, अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे, हालांकि तालाब और, है ना,
जो नदियां हैं वहां पे भी होता है, कस के हवा चले तो वहां पे क्या सीन होता है कि जैसे ही वेव्स आती है तो आपने देखा होगा कि पानी की लहर एकदम ऊपर उठती है। ठीक, ऊपर उठने के बाद ऐसा नहीं है कि वो जो पानी है जिसमें लहर उठी है वो वाटर उस प्लेस से उठ के एकदम किनारे तक आता है ना, सी शोर तक वो पानी नहीं आता है, वो पानी वहीं रहता है। वो जो क्रिएशन है, वो जो डिस्टरबेंस है जो उस जगह पे क्रिएट हुई है, वो क्या करता है, वो पानी नेक्स्ट उसका जो भी आप समझ सकते हैं, मान लो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो अमाउंट ऑफ वाटर नेक्स्ट अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसफर कर देता है। सेम जो उसके अंदर डिस्टरबेंस थी तो वो डिस्टरबेंस जो है वो ट्रैवल करता है नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर लेयर, है ना, नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर्स में वो ट्रांसफर होता रहता है। तो वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रांसफर हो रहा है, ना कि मैटर एग्जैक्टली ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से। अगर ऐसा होता कि जो पानी लहर उठी है वही पानी उठ के किनारे पे आता, तो ऐसे बहुत तेज अगर लहर उठती तो सारा पानी क्या हो जाता, किनारे पे आ जाता, बीच में तो खाली हो जाता, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है ना, सिर्फ वो जो वेव्स है, वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल करके आगे तक पहुंचती है, जो अपने साथ एनर्जी को लिए रहती है। ठीक, तो आई होप कि कुछ बातें आप लोगों को क्लियर होगी, है ना। वेव्स, और जैसे ही वेव्स हम लोग बोलते हैं तो वेव्स में एक ये तो चीज हमारे माइंड में आई जाती है कि कोई भी पार्टिकल है अगर इस तरीके से वेव्स पैटर्न में चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है ये वेव जरूर फॉर्म करेगा, है ना। तो अब वेव्स भी दो तरह के होते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो टाइप ऑफ वेव्स में हमने कहा कि दो तरह की वेव्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पहली हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ना, किस बेसिस पे हमने किया कहा है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, है ना, कि वेव्स जो है वो ट्रैवल किधर कर रही है। ठीक, तो देखिए जो पहला लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो ट्रैवल करने का तरीका होता है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो है ना, मान लो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इस डायरेक्शन में है, प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेटस से हम कह देते हैं एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक वाई डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रांसफर हो रही है या फिर पास कर रही है या ट्रैवल कर रही है, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल है वो भी ऑस्किलेट करेंगे। ठीक, वो भी ऑस्किलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पार्टिकल ऑस्किलेट क्यों करेंगे, इस चीज को समझना जरूरी है ना, कि पार्टिकल ऑस्किलेट करेंगे तो ये वाली चीज भी इस लॉन्गिट्यूडिनल वेव में आपको क्लियर होगी कि देखिए लेटस से, है ना, कि ये हमारा एक पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है कि एक मूवेबल वॉल होती है ना, पिस्टन वॉल एक मूवेबल बॉल होती है जो यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो है इसको आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मूव करा के लेके आ सकते हैं इस पिस्टन बॉल को, है ना। इस तरीके से आगे भी ला सकते हैं और फिर पीछे भी ला सकते हैं, ऐसा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट अस अज्यूम कि मैं इस, है ना, पिस्टन वॉल को थोड़ा सा आगे पुश करके इसको वापस पीछे ले आता हूँ। ठीक, आगे करके पीछे ले आऊंगा तो जैसे ही जो पार्टिकल है नेक्स्ट टू दिस पिस्टन वॉल, है ना, इस पिस्टन वॉल के जैसे ही पास में जो पार्टिकल्स होंगे, मान लो ये एक रीजन है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा, है ना, इन पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा और फोर्स के थ्रू इन पे क्या आएगा, वर्क डन हुआ होगा तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये पिस्टन जो है ये कुछ फोर्स लगाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल जो है वो वर्क डन हो गया। तो वो जो वर्क डन है ना, वो कहाँ जाएगा, तो इस पार्टिकल के अंदर स्टोर होगा वो वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में। अब इस पार्टिकल के पास एनर्जी है, ठीक, तो अब ये एनर्जी दो फॉर्म में होती है, दो फॉर्म में हो सकती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, दो फॉर्म में हो सकती है। ठीक,
पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब मास सफिशिएंटली बड़ा हो और हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें Gm1 m2 बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना। वेव थ्योरी में हम ये एजम्पशन रखते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो उन पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा छोटा होगा और वो पॉइंट साइज है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी तो वहां नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इट इज बेसिकली इंटरेक्शन एनर्जी, कि एक पार्टिकल दूसरे के साथ कितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है। तो अब उसका मासलेस मास ही नहीं होगा, बहुत ही कम मास होगा, तो इंटरेक्शन भी कम होगा। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब पूरी एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जब जाएगी तो ये पार्टिकल चलना शुरू कर देगा। तो लेट अस से कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ना, या यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये कुछ डिस्टेंस अपने आगे जाता है। जैसे ही आगे जाएगा इसको दूसरा पार्टिकल मिल जाएगा, दूसरा पार्टिकल मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये उस पार्टिकल से क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, लड़ जाएगा उस पार्टिकल से। जैसे ही उस पार्टिकल से लड़ेगा तो ये अपनी एनर्जी जो है, सारी की सारी एनर्जी तो नहीं ट्रांसफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो डिपेंड करेगा कि कोलिजन कैसा हो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, कि एग्जैक्टली परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाए। तो ये ज्यादातर अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये आगे ट्रांसफर कर देगा। उससे क्या होगा कि अब उसके पास जो एनर्जी थी, लेट अस से दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज पार्टिकल 2, वो एनर्जी पार्टिकल 2 के पास चली जाएगी, है ना। और ये जो पहला पार्टिकल है, ऐसा तो है नहीं कि ये सबको साइड करते हुए बिल्कुल यहाँ पे पहुंच जाएगा। कोलिजन इतना ज्यादा होगा कि वो आगे जा ही नहीं पाएगा, उसके पास रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा है। वो क्या करेगा, कोलाइड करता रहेगा। तो जैसे जैसे कोलाइड करेगा वो अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर करता जाएगा। तो इस तरीके से अब सेकेंड पार्टिकल के पास एनर्जी आएगी। सेकेंड पार्टिकल जब यहाँ आएगा, पूरा यहाँ ऑस्किलेट करके यहाँ आएगा, तो थर्ड पार्टिकल से मिलेगा। थर्ड पार्टिकल ऑस्किलेट करके आएगा तो यहाँ फोर्थ पार्टिकल से मिलेगा। और फिर उसके बाद कोलिजन के बाद क्या होगा, वापस से बैक हो जाएगा ये, है ना। एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में बैक नहीं होगा, हो सकता है वो कुछ अलग डायरेक्शन में बैक करे, बट उसे ये जो लाइन है इसके इसी तरफ आना पड़ेगा। हो सकता है ये इस डायरेक्शन में आए, हो सकता है इस डायरेक्शन में आए, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है ये। बट जब हम लोग एवरेज करेंगे इन सारे डायरेक्शन का, तो हमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का जो बैक आने का डायरेक्शन मिलेगा, सबका एवरेज करने पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ही मिलेगा। यानी कि पहले जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में ही मिलेगा, अगर हम बहुत सारे पार्टिकल का एवरेज लेंगे तो। यानी कि इन टोटल अगर हम एवरेज की बात करें तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पार्टिकल आगे जा रहे हैं कुछ देर, वहां पे किसी और पार्टिकल से टकरा रहे हैं, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, और कुछ लेस एनर्जी के साथ वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं। प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, है ना, कि एक जगह से दूसरे जगह पे पार्टिकल जब ट्रैवल करता है तो वेव को उसी फॉर्म में बोला जाता है कि वेव प्रोपोगेट कर रही है, वेव ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो हुआ क्या है कि अब जो हमारे पार्टिकल्स थे वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर करके वापस पीछे आ रहे थे, है ना। तो जब पीछे आएंगे तो फिर से जो हमारा पिस्टन बॉल है वो फिर से प्रेस किया जाएगा, और प्रेस करने के बाद फिर से उनके पास एनर्जी आएगी, है ना। तो अब डिपेंडिंग ऑन द ये पिस्टन बॉल जो है इसके मोशन के अकॉर्डिंगली इसको एक बार कंप्रेस किया गया और फिर रिलीज कर दिया गया, तो ये आगे गया वापस पीछे आ गया। तो उसी तरीके से जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का भी मोशन कुछ ऐसा ही हो जाएगा। पार्टिकल्स आगे जाएंगे और फिर वापस पीछे आएंगे। पीछे और आगे जब इनके मोशन को एवरेज किया जाएगा तो हमें एक मीन पोजीशन मिल जाएगी पार्टिकल की, जिसके अबाउट वो ऑस्किलेट करेंगे। इस मीन पोजीशन के अबाउट ही जो हमारा पार्टिकल है वो ऑस्किलेट करेगा, यानी कि कुछ डिस्टेंस इस मीन पोजीशन के अबाउट आगे जा रहा है और कुछ डिस्टेंस फिर पीछे आ रहा है। तो ये जो पार्टिकल है हमारा, यानी कि हर एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, ये एक फिक्स ऑस्किलेशन कर रहे हैं, जिनमें इनका कुछ फिक्स एम्पलीट्यूड है, कुछ फ्रीक्वेंसी है ना।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज क्या है, इस पार्टिकल की फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक। डिपेंडिंग ऑन दैट प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव डिसाइड करेंगे हम लोग। तो पार्टिकल आगे जाके अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर करके वापस पीछे आ जा रहा है। तो इस तरीके से एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रैवल की, तो एनर्जी का ट्रैवल जो है या प्रोपोगेशन जो है वो इस डायरेक्शन में दिखा रखा है कि एनर्जी, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हुआ, यहाँ पे एनर्जी बनी और यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गई। तो यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर तो इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक। लेकिन जो पार्टिकल्स कर रहे थे वो किस डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहे थे, है ना। तो उनका जो ऑस्किलेशन था, उनका ऑस्किलेशन भी तो इसी डायरेक्शन में है ना। यानी कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज सेम, दोनों ही जो है सेम डायरेक्शन में, या ये हम कह सकते हैं कि पैरेलल है। समझ में आई बात। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल क्रिएटिंग द वेव, जो उस वेव को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलल होती है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन दोनों ही क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि दैट इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इस तरह की वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहती है। अब इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कुछ फिक्स पैटर्न बनता है ना। जैसे कि यहाँ कंप्रेस अगर कर दिया तो एक ये जो रीजन ऑफ पार्टिकल्स होंगे ये सारे कंप्रेशन में आ जाएंगे, कंप्रेशन में आ जाए ये सारे के सारे। जैसे यहाँ पे जैसे ही कंप्रेस किया गया है तो कंप्रेस करने के जस्ट बाद जो आगे पार्टिकल्स होंगे वो सारे कंप्रेस होंगे, तब तक उनके आगे वाले पार्टिकल को पता नहीं चलेगा, तब तक उनके आगे वाले पार्टिकल को पता नहीं चलेगा जब तक कि हम बात कर रहे हैं कि लूज सॉलिड है, या फिर जैसे स्पॉन्ज के केस में कह सकते हैं कि हम एक तरफ से दबाते हैं तो ऐसा तो नहीं पूरा पूरा मटेरियल एक ही साथ दब जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। तो सेम, या फिर हम गैस लिक्विड की बात करें तो जैसे ही हम कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही कंप्रेस करेंगे उसके जस्ट बाद कंप्रेशन वाला एरिया बन जाएगा और उस कंप्रेशन के बाद एक रिलैक्सेशन वाला एरिया बनेगा। तो कंप्रेशन के बाद जो रिलैक्सेशन वाला एरिया बनता है उस एरिया को कहा जाता है रेयरफेक्शन, है ना। तो कंटिन्यूस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का एक रीजन बन जाता है। फिर इसके जस्ट बाद यहां पे कंप्रेशन बनता है ना, और इस कंप्रेशन के बाद फिर से एक रेयरफेक्शन वाला एरिया बनता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस रीजन बनते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक कंप्लीट कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रीजन बनते हैं, ठीक। और ये जो मीन पोजीशन है, जैसे किसी भी एक कंप्रेशन में या रेयरफेक्शन में हम लोग चले जाएं, ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से पार्टिकल का जितना आगे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, है ना, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जितना आगे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। हालांकि ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी वेव से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होता है, बट हाँ इसमें देख लीजिए कि एम्पलीट्यूड कौन सा कहा गया, और ट्रांसवर्स वेव है उसमें भी हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, उसमें भी गौर करने वाली बात है कि उसमें एम्पलीट्यूड क्या है। हालांकि बाय डेफिनेशन एम्पलीट्यूड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो वही रहेगी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो कितना है, वही होता है हमारा एम्पलीट्यूड। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती क्या है और कैसे बनती है, ठीक। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एग्जांपल है हमारा साउंड वेव, है ना। बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा, साउंड वेव जो है। साउंड वेव जो हम लोग बोलते हैं उससे जो वेव क्रिएट होती है दैट इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसमें पार्टिकल इसी तरीके से ऑस्किलेट करते हैं। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ही कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रीजन बनाते हैं अल्टरनेट,
ठीक, नेक्स्ट वेव पे चलते हैं। नेक्स्ट वेव इज ट्रांसवर्स वेव। अगली जो वेव है हमारी वो है ट्रांसफर वेव। और ट्रांसवर्स वेव में आप देख रहे होंगे जो वेव है वो कुछ इस तरीके से जाए, है ना। इसमें देखिए क्या है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव यानी कि वेव किधर से प्रोपोगेट करी, तो देखिए जैसे हम स्ट्रिंग वेव का बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि स्ट्रिंग वेव ली हमने, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, तो अब जो वेव बनेगी वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लेट अस से कि दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक, अब जो पार्टिकल्स ऑस्किलेट कर रहे हैं उनकी हम लोग बात करते हैं कि वो कैसे क्रिएट करें। तो जो पहला पार्टिकल है हम उसको तो सोर्स को ही पहला पार्टिकल मान सकते हैं कि सोर्स जैसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था, पार्टिकल्स हमारे वैसे ही डिस्टरबेंस मतलब सेम उसी पैटर्न में मूव कर रहे थे। तो अब हमारा सोर्स जो है, सोर्स देखो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो सोर्स यहाँ से है ना डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए कुछ डिस्टेंस ऊपर जाएगा और कुछ डिस्टेंस नीचे जाएगा। जैसे जो हमारा हैंड होता है वो तो आगे नहीं जाता है, वो तो एक ही जगह पे अप जाता है और फिर डाउन जाता है। इस तरीके से हम लोग एक झटका देते हैं कस के, तो वेव क्रिएट हो जाती है ना। यानी कि जो हमारा सोर्स है उसका किस तरीके से मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन है, और उसका डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन, उसका डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन जो है वो किस तरीके से, वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, अब जैसे यहाँ पे जो मैं मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा कोई पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा इस वेव को आगे बढ़ाने के लिए, क्या ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं। क्या ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं, इन दोनों डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है। इन दोनों डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो वेव जो स्ट्रिंग है उसमें वेव नहीं बनेगी, वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि ये जो पार्टिकल है, ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग का पार्टिकल है, ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो वेव नहीं बनेगी। वेव कब बनेगी? जब ये ऊपर जा रहा होगा या फिर ये नीचे जा रहा होगा। उस केस में जो स्ट्रिंग है हमारी वो ऊपर जाएगी इस तरीके से। यानी कि इसका मोशन या तो ऊपर की डायरेक्शन होना चाहिए था या फिर नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए था। और डिपेंडिंग ऑन कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है ना, इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है उसी के अकॉर्डिंगली है ना, इसका जो नेक्स्ट अगला पार्टिकल है उसका भी डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा। लेट अस से कि अगर ये ऊपर मूव कर जाएगा, है ना, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर गया तो नेक्स्ट वाला जो पार्टिकल है हमारा, इसके जस्ट बाद वाला जो पार्टिकल होगा वो कैसे मूव करेगा? वो नीचे मूव कर जाएगा, है ना। नीचे मूव करने का मतलब ये कि यहाँ पे पूरा वेव जो है वो इस तरीके से चली आई होगी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको नीचे जाना पड़ेगा ताकि वेव फिर नीचे जाए, इस तरीके से पैटर्न फॉर्म हो, है ना। और फिर वापस से, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से ऑस्किलेट कर रहे हैं, जरा हम लोग ध्यान से देखें। इस फिगर को छोड़ देते हैं, इसमें तो हमने एक पल्स क्रिएट की है ना। जैसे जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको हमने एक बार, है ना, इस तरीके से सोर्स ने एक बार डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वही डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, आगे प्रोसीड हो रहा है। ठीक, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि जो हमारी वेव्स ट्रांसवर्स वेव है वो इस तरीके से क्रिएट होगी, यानी कि हम अगर कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहे, इस पॉइंट पे ऊपर जाएं और फिर नीचे आए मीन पोजीशन से, है ना, ये मीन पोजीशन होगी तो इसी से हम लोग ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे तो ये मीन पोजीशन होगी। नीचे आने की यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितना हम लोग नीचे आएंगे उतना ही वेव भी नीचे जाएंगे, वेव के पार्टिकल्स नीचे जाएंगे। ठीक, तो अब ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से हमने जब ऊपर किया तो वेव ऊपर जाएगी, जब नीचे किया तो ये वेव नीचे जाएगी। तो अब ये वेव है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो तो इसी पोजीशन पे, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच गया है,
देखो यहाँ पहुंच गया ये वाला पार्टिकल, यहाँ पे जो पार्टिकल, ये सारे जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स हैं जो मैं यहाँ बना रहा हूं, देखिए इनकी इस वेव में यानी कि इस करंट सिनेरियो में ये सब पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, तो देखिए ये जो पहला पार्टिकल ये तो यही है, बट ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ आया हुआ है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ आया हुआ है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ये अपनी पोजीशन पे है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये अपनी पोजीशन पे है। यानी कि पार्टिकल जो है देखिए इस करंट सिनेरियो में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये या तो ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, बट वेव जो है वो किस तरफ प्रोपोगेट कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, बट जो पार्टिकल्स का ऑस्किलेशन है वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ना। यानी कि ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं, कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे जो पार्टिकल्स है वो ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो जब भी सीन ऐसा क्रिएट हो जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑस्किलेट करें, तो वहां पे हम कहेंगे कि कैसी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स वेव बनेगी। कैसी बनेगी, ट्रांसवर्स वेव बनेगी, जिसका बेस्ट सुटेबल एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रिंग वेव्स हैं, है ना, हमारी जो स्ट्रिंग वेव्स है वहां पे ये ट्रांसवर्स वेव्स बनती है। यानी कि स्ट्रिंग वेव का जो पैटर्न बनता है बनने का, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट को भी कहा जाता है ड्यूअल नेचर होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो जो वेव नेचर लाइट का कहा जाता है वो भी किस नेचर की होती है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में होती है। यानी कि वो भी किस तरीके से ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ क्या है, पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स, जो वेव्स को क्रिएट कर रहे हैं और वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है। तो बेसिक अब हम लोग डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में। मेन डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन, है ना। स्ट्रिंग वेव्स क्या होता है, स्ट्रिंग वेव्स यानी कि रस्सी पे जो हम लोग वेव्स बनाते हैं, जो रस्सी पे ऐसे हम लोग झटके देंगे, अगर एक जगह पे रस्सी को एक दूसरा एंड जो रस्सी का है वो कहीं पे आप बांध दीजिए और एक पहला एंड जो है वो अगर आप झटके देंगे इस तरीके से, तो जो वेव बनेगी दैट इज स्ट्रिंग वेव्स। ओके, और बाकी पैटर्न जो बन रहा है उस पैटर्न में भी डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो काफी सारा है ना। On the basis of these differences we can differentiate what is transverse wave and what is longitudinal wave. Clear? Next है again types of waves on the basis of medium of propagation. अभी तक क्या था, on the basis of direction of propagation, है ना, कि प्रोपोगेशन का डायरेक्शन क्या है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में लिया था हम लोगों ने। अब ये क्या है कि टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, कि जिस मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है उसके बेसिस पे वेव्स जो है वो फिर से दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाम दोनों का सुना होगा, आई होप आपने, नहीं भी सुना होगा तो आगे अब बहुत यूज होने वाला है। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो पहला जो है मैकेनिकल वेव, है ना, मैकेनिकल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ना। मैकेनिकल वेव्स require medium to propagate or travel from
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है उनको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो जैसे कि, है ना, स्ट्रिंग वेव की अगर हम लोग बात करें, है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग वेव की बात करें तो इसमें ये स्ट्रिंग जो है ये क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, है ना। किस में रखा हुआ है स्ट्रिंग, यहाँ पे एयर में रखा हुआ है भाई स्ट्रिंग। तो अब ये देखिए कि जो एयर है, एयर की जगह कुछ भी मीडियम हो या फिर यहाँ पे मीडियम ना भी हो, मतलब वैक्यूम है, तो क्या वैक्यूम में हम लोग स्ट्रिंग को वेव नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब पहली प्रायोरिटी रहे कि हम जिंदा रहें वैक्यूम में, है ना। मान लो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड की ही बात की जाए तो क्या वैक्यूम में हम लोग स्ट्रिंग वेव नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। वहां पे भी स्ट्रिंग वेव फॉर्म होगा, वैक्यूम में भी फॉर्म होगा। यानी कि ये जो मीडियम है हमारा एयर, या इसकी जगह कोई भी मीडियम ले लेते हैं वैक्यूम, तो वहां पे भी तो, है ना, ये स्ट्रिंग वेव्स जो हैं ये ट्रैवल कर सकती हैं, है ना। तो स्ट्रिंग वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी ये ट्रैवल कर लेगी। और ऐसे ही वेव्स को हम लोग कहते हैं कि दीज आर मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव। दूसरा बेस्ट एग्जांपल है, सॉरी, तो दूसरा बेस्ट एग्जांपल है मैकेनिकल वेव का कि साउंड वेव जो है हमारा, है ना, जिसमें हमने क्या कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के रीजन बनाए, उसमें भी वो जो मीडियम थे उसी के पार्टिकल्स तो ऑस्किलेट हो रहे थे। यहाँ पे सॉरी, है ना, दिस इज मैकेनिकल नहीं, नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत नहीं थी, है ना। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल देखें तो जैसे हम लोग साउंड वेव की बात करें, है ना, साउंड वेव की अगर हम लोग बात करें तो साउंड वेव में आपने ध्यान दिया होगा कि जो मीडियम के पार्टिकल्स थे वही तो ऑस्किलेट कर रहे थे। अगर मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होंगे तो ऑस्किलेट नहीं करेंगे, ऑस्किलेट नहीं करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक, तो फिर एनर्जी जाएगी नहीं, तो हमें सुनाई ही नहीं देगा। यानी कि साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम। तो साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। यानी कि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, है ना। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव एंड स्ट्रिंग वेव इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं बोल सकते हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव से, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक वेव्स आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड्स आनी चाहिए, है ना। यानी कि जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होगी, दोज आर मैकेनिकल वेव्स, और जिन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मीडियम की जरूरत नहीं होगी, उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें जैसे और बेटर एग्जांपल जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं हो वेव को, दैट इज लाइट, है ना। कि एक रूम में ऐसा हो जाए कि एक रूम को बिल्कुल सील कर दीजिए, पैक कर दीजिए, उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए, है ना। उस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो अब 2 लोग को खड़ा कर देते हैं कि 2 लोग जो है आपस में बात करें उस वैक्यूम क्रिएटेड रूम में, ठीक। तो क्या होगा कि वो जो दोनों पर्सन है, क्या उन दोनों पर्सन को सुनाई देगा, है ना। विकास आपसे पूछता हूं मैं कि क्या उनको सुनाई देगा? डू यू नो द आंसर, है ना, कि क्या उन दोनों पर्सन को एक दूसरे की बात सुनाई देगी? और दूसरी चीज है कि क्या वो दोनों पर्सन एक दूसरे को देख पाएंगे? ठीक है, सुनाई नहीं देगी, ठीक, सही जवाब है बिल्कुल, है ना। उन दोनों को सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। बट अगर हम बात करेंगे क्या उन दोनों को दिखाई देगा, तो हाँ, उन दोनों को दिखाई देगा, है ना, उन दोनों को दिखाई दे रहा है। यानी कि वैक्यूम हो, कोई मीडियम हो या कोई मीडियम ना हो, उससे
दिखने पे कोई असर नहीं है, यानी कि लाइट जो है वो मीडियम पे हमारी डिपेंड नहीं कर रही है। मीडियम हो नहीं हो लाइट तो ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल करेगी, तभी तो एक आंख से दूसरे आंख में लाइट रेस जा रही है और दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना। यानी कि लाइट वेव्स ट्रैवल कर सकती है बिना मीडियम के भी, बट साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, है ना। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे दोनों पर्सन को दिखाई देगा बट सुनाई नहीं देगा। समझ गए? यानी कि लाइट वेव्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डील नहीं करेंगे, हम लोग मैकेनिकल वेव्स को डील करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो हमारे 12th के सिलेबस में जो लाइट है वो पूरा सेक्शन हम लोग डील करेंगे 12th के टॉपिक्स में, जहाँ पे वेव ऑप्टिक्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके अलग से चैप्टर होगा। उसमें 11th क्लास में हम लोगों को मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्ट्रिंग वेव्स हो गई, है ना, और साउंड वेव्स हो गई, ये सब वेव्स कैसी है, मैकेनिकल वेव्स, इनके बारे में पढ़ना है। तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ मोशन की बात हम लोग करते हैं, है ना। स्ट्रिंग वेव में भी, जैसे स्ट्रिंग वेव में हम लोग बात करें तो मीडियम जो है, अब जैसे ये जो वेव क्रिएट हुई है ना, यहाँ पे देखिए ये जो वेव क्रिएट हुई है, ये वेव किस में क्रिएट की हुई है, ये उस स्ट्रिंग में हुई है, यानी कि उस रस्सी में क्रिएट हुई है। तो मीडियम उस केस में यहाँ पे ये रस्सी हो जाएगा, और ये रस्सी ही नहीं रहेगा तो वेव क्रिएट नहीं होगी, है ना। यहाँ पे ये चीज जो है ये चीज नहीं आएगी, एयर और वैक्यूम की बात नहीं होगी, क्योंकि जो मीडियम है जिसमें वेव ट्रैवल कर रही है वो क्या है, वो तो रस्सी है। अगर रस्सी नहीं होगी तो वेव ही नहीं बनेगी, यानी कि वेव ट्रैवल करने का जो मेन मीडियम है वो तो रस्सी है। तो ये भी कैसा, यानी कि इस स्ट्रिंग वेव को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट मीडियम इज स्ट्रिंग या रॉड या रस्सी, जो भी हम लोग बात करें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो दैट विल बी ऑल्सो टाइप ऑफ यू कैन से मैकेनिकल वेव, है ना। यहाँ पे ये चीज नोट कर लीजिएगा, है ना, कि दिस विल बी ऑल्सो टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। क्यों? क्योंकि जो हमारी रस्सी है जिसमें वेव बन रहा है, वो वेव किस में बन रहा है, उस रस्सी में बन रहा है, तो दैट इज द मीडियम। जहां पे भी वेव बन रही है, जिस भी मीडियम के अंदर बन रही है, उसी मीडियम की तो हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रस्सी में बन रही थी तो हमने कहा रस्सी तो भाई मीडियम है, ओके। आगे बढ़े हम लोग, है ना। तो बेसिकली हमें पूरा अभी इस सेक्शन में मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ना है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मोशन की हमने बात की, है ना, कि वेव्स कैन बी क्लासिफाइड बाय कंसीडरिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन मीडियम एज वेव पासेस, है ना, कि वेव जिस तरीके से पास कर रही है उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा है, उनके बेसिस पे हमारी वेव्स डिवाइड हो जाती है। एक ट्रांसवर्स वेव हो जाती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाती है। दोनों वेव्स में कोई भी मैकेनिकल वेव्स हो सकता है, कोई भी नॉन मैकेनिकल वेव्स हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि किस वेव को मीडियम चाहिए और किस वेव को मीडियम नहीं चाहिए, ठीक। दूसरी बात, नंबर ऑफ डायमेंशंस, कि वेव जो है वो कितने डायमेंशन हो सकती है। तो वेव्स कितने भी डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में वेव ट्रैवल कर सकती है ना। जनरली वेव को ट्रैवल करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, एक्स एंड वाई डायमेंशन की, बट 3rd डायमेंशन की भी जरूरत पड़ जाती है जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें। इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और जो प्रोपगेशन वेलोसिटी होती है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो वहां पे तीनों ही डायमेंशन जरूरत पड़ जाते हैं। तो 1, 2, 3 डायमेंशन, कितने भी डायमेंशन में वेव ट्रैवल कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट चीज है कि पीरियोडिसिटी, है ना, कि जो वेव ट्रैवल कर रही है उसका वेव बनने का क्या एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स टाइम पीरियड है उसका, तो बिल्कुल उसका भी फिक्स टाइम पीरियड हो सकता है। जैसे मान लो कि हम
पानी में जो पत्थर स्टोन ही फेंक रहे हैं वो भी अगर फिक्स टाइम इंटरवल पे फेंकेंगे, जैसे एक फेंका फिर 2 सेकंड बाद फिर एक और फेंका, फिर 4 सेकंड बाद एक और फेंका, फिर 6 सेकंड बाद, ऐसे यानी 2-2 सेकंड के गैप पे अगर फेंकेंगे तो जो वेव बनेगी उनका भी एक फिक्स टाइम पीरियड होगा मूव करने का, है ना। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारे सोर्स पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली कि सोर्स जो है उसका पीरियड क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ पोंड, वेव पल्स क्रिएट करेगा और वो वेव पल्स 2 डायमेंशन में बनेगी, और 2 डायमेंशन के बाद अगर आप जितने पार्टिकल्स या स्टोन्स फेंकेंगे जितने टाइम इंटरवल पे, वही टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, उस वेव का पीरियड बन जाएगा, यानी कि पीरियोडिसिटी डिसाइड करेगा। ठीक, द नेक्स्ट थिंग इज शेप ऑफ वेव फ्रंट, है ना, शेप ऑफ वेव फ्रंट। तो अब वेव फ्रंट सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि वेव फ्रंट कैसा बनेगा। तो पहले वेव फ्रंट की बात करते हैं कि देखिए वेव फ्रंट क्या होता है ना। जैसे एसएचएम में हम लोगों ने बात की थी कि फेज की, है ना, कि फेज क्या होता है। तो ऐसा समझ लो कि 2 पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल ने वेव क्रिएट किया है, ठीक, दोनों पार्टिकल ने वेव क्रिएट किया है। अगर दोनों पार्टिकल का फेज सेम रहता है, फेज यानी कि उसका इनिशियल स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट सेम रहता है, तो हम कहेंगे कि दोनों पार्टिकल फेज में है, यानी कि दोनों पार्टिकल का फेज कांस्टेंट है। तो वेव फ्रंट जो है वो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अगर इस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, बिल्कुल एक प्लेनर इस तरीके से, है ना, 2 डायमेंशनल प्लेन हम ले लेते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन जो है क्या हो जाएगा, इस वेव का या इस रे का, है ना, रे मान लो या वेव मान लो, इस डायरेक्शन में अगर वेव ट्रैवल कर रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट हो जाएगा। क्या, ये जो प्लेन है ये वेव फ्रंट हो जाएगा, यानी कि ठीक उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, है ना, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसा समझ लीजिए कि जो वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि लेट अस से कि वेव्स यहाँ देखिए इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेव्स, है ना। तो जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो ठीक एकदम परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, है ना, प्रोवाइडेड कि हर जगह पे मैं मीडियम सेम रखता हूँ। जो एयर मीडियम रखा है तो हर जगह पे एयर रखता हूँ, या कोई और गैस रखा है तो वही गैस पूरे रीजन में रखता हूँ। तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। ये जो रेज गई है इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और कैसा परपेंडिकुलर, अगर पूरा रीजन बनाएंगे तो एक प्लेन बन जाएगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि प्लेनर वेव फ्रंट है। क्या है, प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक। अगर मान लो एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से अगर वेव इस डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में वेव इस तरीके से ट्रैवल की, तो इस केस में वेव फ्रंट कैसा बनेगा, मान लो इस पॉइंट पे बनाना है तो हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और उन सभी पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देंगे हम लोग तो हमें वेव फ्रंट मिलेगा। यानी दिस इज व्हाट वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सर्कुलर लिखने वाला था मैं, बट ये कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट सोर्स है ना, तो वो तो चारों डायरेक्शन में निकलेगा, हर तरफ से, हर डायरेक्शन में जब फ्लाइट निकलेगी या वेव हर डायरेक्शन में क्रिएट होगी तो स्फेयर बनेगा, यानी कि सब डायरेक्शन में अगर हम लोग कवर करेंगे तो एक स्फेयर बनेगा। और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन सब पार्टिकल का जो फेज होगा वो फेज क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि वेव फ्रंट जो है ऐसा रीजन होता है जहां पे पार्टिकल का फेज कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है। वेव फ्रंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे और डिटेल में, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से, है ना, पता चले कि वेव फ्रंट, एक किसी भी वेव से वेव फ्रंट होता कैसे है, ठीक। तो आई थिंक कुछ आइडिया तो लगा होगा कि वेव फ्रंट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक। तो यहाँ क्या देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाँ, जैसे यहाँ स्टोन अगर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो सर्कुलर शेप का बनेगा, बिल्कुल स्टोन कैसे, ऐसे हम लोग ऊपर से गिरा देंगे तो जो वेव्स बनेगी वो कैसे बनेगी, इस तरीके से गोल गोल बनेगी, है ना। दैट विल बी आवर वेव फ्रंट। यानी कि जो वेव्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाएगी, रेडियली डायरेक्शन में जाएगी। यानी कि ये जो है ना, वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव, ठीक। तो जो हमें दिखाई देता है ये गोल गोल, ये क्या है, ये उसका वेव फ्रंट है ना। ऐसा नहीं कि गोल गोल वेव्स बन रही है, नहीं, वेव्स तो हर डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेट कर रही है, उसके वेव फ्रंट्स जो है वो हम लोगों को सर्कुलर दिखाई देंगे, ठीक।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक सॉलिड जो है, सॉलिड कैन सस्टेन ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि सॉलिड मीडियम अगर हो तो सॉलिड मीडियम में हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी क्रिएट कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, दोनों ही वेव क्रिएट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, है ना, फ्लूइड के केस में जिनका वेल डिफाइंड जो है स्ट्रक्चर नहीं होता है, फॉर्म नहीं होता है ना, तो ये क्या करते हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन देन टू शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स यानी कि ऊपर से ऐसे शियर कर दे, उससे ज्यादा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जब उसको हम कंप्रेस करेंगे, है ना। तो कंसिक्वेंटली ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू गैस और विद इन द बॉडी ऑफ आइडियल लिक्विड, यानी कि लिक्विड या फिर गैस के केस में, है ना, ट्रांसवर्स वेव बनाना बहुत ही टफ होता है, वो रेयरली बनता है। ज्यादातर क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनता है इन केस ऑफ लिक्विड और गैस, बट सॉलिड के केस में हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बना सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बना सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का और ट्रांसवर्स वेव का, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव का, है ना। और इसमें आप लोग अच्छे से आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक। तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक आइडिया ऑफ वेव, है ना, कि कौन कौन सी वेव होती है, कितने तरीके की होती है, कैसे वेव ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, ठीक। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेव का लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे। ओके देन, किसी को अगर कोई डाउट हो, कुछ भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ऑन इस टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।